Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th October 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. And the first article is about International Day for Disaster Reduction. And this topic is important from our syllabus GS paper 3 disaster management point of view. तो देखिए आज का दिन 13 अक्टूबर ये पूरे दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन की तरह ऑब्जर्व किया जाता है, इस्टेब्लिश किया गया है. अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि आप ये डेट याद करो. कितने सारे डे याद करोगे? कल था वर्ल्ड अर्थराइटिस डे, फिर वर्ल्ड स्लॉथ बियर डे, इस तरह के सारे डेट याद करोगे तो इट्स नॉट ह्यूमनली पॉसिबल. तो हम ये याद नहीं करेंगे. लेकिन इसी आर्टिकल में जब इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिडक्शन के लिए आर्टिकल आया है तो उसमें डिजास्टर को लेकर के क्या क्या इंटरनेशनल लेवल पे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसको कवर किया गया है. तो वो हम लोग इस आर्टिकल की मदद से देख लेते हैं. कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स के बारे में बातचीत की गई है, जैसे कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया, ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन लाया गया, दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 2005 टू 2015. सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लाया गया, दैट इज़ एप्लीकेबल फ्रॉम 2015 टू 30. इन सबको एक एक करके देखते हैं. तो कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर ये लगभग 4-5 महीने पहले मैंने कराया था. आज फिर से मैं आपको रिवाइज़ करा रहा हूँ. देखिए हमारे यहाँ पे जब भी डिजास्टर आता है, अर्थक्वेक आता है, लैंडस्लाइड होता है, फ्लड आता है, तो उसके बाद हम लोग रिलीफ एक्टिविटी में लग जाते हैं कि जो डैमेज हो गया अब उस डैमेज को मिटिगेट किया जाए. लेकिन ये जो पार्टनरशिप है जिसका नाम है कोलिशन फॉर डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, इसका ऑब्जेक्टिव है कि क्यों ना हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएं, रोड बनाएं, या जब बिल्डिंग्स बना रहे हैं तो उनको इस तरीके से उन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डेवलप किया जाए कि अगर कोई डिजास्टर होता भी है तो उसका इम्पैक्ट हमारे जीवन पे कम से कम पड़े. That is the idea behind this coalition for disaster resilient infrastructure CDRI. ये जो आइडिया है coalition for disaster resilient infrastructure का, that was proposed by our own Prime Minister नरेंद्र मोदी जी during his speech at United Nations Climate Action Summit 2019 में. और उसके बाद से ये कोलिशन बनाई गई जिसमें दुनिया के इतने सारे मेंबर कंट्रीज़ हैं, राइट फ्रॉम आप ये पढ़ सकते हैं, अफ़गानिस्तान से लेकर के अमेरिका तक इसके मेंबर्स हैं, इंक्लूडिंग इंडिया ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो उसको प्रपोज किया है. तो ये जितने मेंबर कंट्रीज हैं आप देख सकते हैं एक बार. उसके अलावा देयर आर मेनी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हु आर मेकिंग मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन फॉर डेवलपिंग को डिजास्टर रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर. तो ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इट इज़ बेस्ड ऑन दिस आइडिया कि अगर हम $1 या $1 खर्च करते हैं डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे, तो बाद में होने वाले डिजास्टर से जो नुकसान होता है उसमें हम ₹7 तक बचा सकते हैं. एवरी $1 स्पेंट इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन लीड्स टू गेन ऑफ $7. ये चीज़, ये डेटा आप याद रख सकते हैं. कभी भी मान लीजिए आपसे सवाल पूछे कि डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करने से क्या फ़ायदे हैं, तो उसमें आप इकोनॉमिक बेनिफिट में ये लिख सकते हैं कि सेंडाई फ्रेमवर्क में ऐसी कुछ बात कही गई है. उसके अलावा ह्यूमन लाइफ्स को बचाया जा सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डैमेजेस को बचाया जा सकता है, कई सारे जो आर्किटेक्चर्स ऑफ हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस हैं उनको बचाया जा सकता है, सोशल जो डैमेजेज होते हैं, डिसरप्शंस होता है एजुकेशन या हेल्थ को लेकर के, उनको कम किया जा सकता है. तो ये सब चीज़ें तो आप लिख ही सकते हैं. इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी आप लिख सकते हैं ये डेटा कोड करके. अब जरा बात करते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क की. ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, इट हैज़ बीन अडॉप्टेड फॉर द ईयर 2015 टू 2030. ये 15 साल के लिए फ्रेमवर्क अडॉप्ट किया गया है जिसका मेन गोल है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन. तो डिजास्टर के कारण होने वाले जो भी रिस्क हैं उसको रिड्यूस किया जाए. ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है, दैट हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय और अडॉप्टेड ड्यूरिंग द 3rd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन, जो जापान के सेंडाई शहर में हुआ था 2015 में. तो सेंडाई फ्रेमवर्क में क्या क्या बातें की गई हैं कि ग्लोबल डिजास्टर के कारण होने वाली जो मॉर्टेलिटी है उसको कम करने पे फोकस किया जाएगा, यानी कि जो मौतें होती हैं डिजास्टर्स के कारण उनको कम करने पे फोकस किया जाएगा. रिड्यूस द नंबर ऑफ अफेक्टेड पीपल, रिड्यूस द डायरेक्ट इकोनॉमिक लॉस रिलेशन टू द ग्लोबल GDP. तो जो भी इकोनॉमिक डैमेजेज हो रहे हैं
डिजास्टर्स के कारण उसको मिनिमाइज करने पे फोकस किया जाए एंड सब्सटेंशियली रिड्यूस डिजास्टर डैमेज टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवेज जो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं, उनके डैमेज को मिनिमाइज किया जाए इन केस ऑफ एनी डिजास्टर। जैसे हमने देखा था कि कैसे हमारे यहाँ आसाम के अंदर जब बाढ़ आई थी तो उस टाइम में कितने सारे रोड या रेलवे नेटवर्क्स डिसरप्ट हो गए थे, जिस कारण से ह्यूमन लाइफ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव असर पड़ा था। इस तरीके से आप इसको मगअप कर लेना। सेंडाई फ्रेमवर्क के आने के चांसेस हमेशा ही रहते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट तो आपका सिलेबस का हिस्सा है ही, वहाँ पे आपसे कभी भी पूछा जा सकता है कि सेंडाई फ्रेमवर्क के क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। तो इन सब चीज़ों को घटाने पे फोकस है, कुछ चीज़ों को बढ़ाने पे फोकस है, जैसे कि सब्सटेंशियली इंक्रीज द नंबर ऑफ कंट्रीज विद द नेशनल एंड लोकल डिजास्टर रिस्क रिडक्शन स्ट्रेटजी। तो ज़्यादा से ज़्यादा देश जिनके अपने खुद के डिजास्टर रिडक्शन स्ट्रेटजी हों, उनकी संख्या को बढ़ाने पे फोकस रहेगा। सब्सटेंशियली इन्हांस इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज फॉर disaster risk reduction and substantially increase the availability, the access of the multi-hazard early warning systems। तो किसी भी डिजास्टर में डैमेज को मिनिमाइज करने का मेन गोल ऐसा होना चाहिए, अर्ली वार्निंग सिस्टम लगा होना चाहिए। जैसे सुनामी को भी अगर अब बात की जाए तो सुनामी आने से पहले एक अर्ली वार्निंग अगर मिल जाए लोगों को, जो एक इम्पॉर्टेंट 1 घंटे का समय होता है, तो काफ़ी ज़्यादा इवैक्यूएशन का काम किया जा सकता है, जिससे डिजास्टर से होने वाले जो डैमेजेज हैं, ह्यूमन लॉसेज हैं, उनको मिनिमाइज किया जा सकता है। तो ये आपको 7 पॉइंट रटने ही होंगे सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में। आज समझ लीजिए, मेन से पहले इसको रट लीजिएगा, पेपर 3 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इस तरीके से सेंडाई फ्रेमवर्क को 3rd यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिजास्टर रिडक्शन में अडॉप्ट किया गया विद दिस 7 गोल्स। सेंडाई फ्रेमवर्क से पहले डिजास्टर रिडक्शन के लिए जो इस तरह का फ्रेमवर्क था, उसको हम लोग कहते हैं ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन, दैट वाज एप्लीकेबल फ्रॉम 2005 टू 2015। अगर सेंडाई फ्रेमवर्क की बात की जाए तो इट अप्लाई टू द रिस्क कॉज्ड बाय नेचुरल और मैन मेड हजार्ड्स। आई होप यू नो द डिफरेंस बिटवीन हजार्ड एंड डिजास्टर्स। हजार्ड्स जो होते हैं वो कंडीशंस होते हैं जिससे डिजास्टर आ सकता है। जैसे आप किसी हिली एरिया में जा रहे हैं और जिसका स्लोप बहुत ज़्यादा है और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, तो एक हजार्डस कंडीशन है, कभी भी वहाँ पे लैंडस्लाइड हो सकता है। तो जैसे कि आप पेट्रोल पंप पे अगर आप सिगरेट पी रहे हैं तो एक हजार्डस कंडीशन है, लेकिन अगर वो आग लग जाए देन दैट वुड बी नोन एज डिजास्टर। तो हजार्ड इज ए कंडीशन वाइल डिजास्टर इज एन इवेंट। जो नेगेटिव इवेंट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ हजार्ड, उसको हम लोग डिजास्टर कहते हैं। तो नेचुरल या मैन मेड जितने भी तरह के हजार्ड हैं जो डिजास्टर में कन्वर्ट हो सकते हैं, उन सब को कम करने पे, मिटिगेट करने पे, उनके टेक्नोलॉजिकल या बायोलॉजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने पे फोकस रहता है सेंडाई फ्रेमवर्क में। बट ये जो सेंडाई फ्रेमवर्क है ये नॉन बाइंडिंग एग्रीमेंट है, मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर द मेंबर कंट्रीज टू अबाइड बाय द रूल्स दैट हैव बीन डिसाइडेड इन सेंडाई फ्रेमवर्क। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अमेंडमेंट्स इन कन्वेंशन इन इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज दैट हैज़ बीन सॉट बाय नामीबिया। नामीबिया हमसे मदद मांग रहा है भारत से कि साइट्स में अमेंडमेंट में वो हमारी मदद करें। तो क्या है ये पूरा का पूरा मामला, वो एक एक करके देखते हैं। ये मामला जो है दैट इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो नामीबिया एक साउथ अफ्रीका, नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है जो साउथ अफ्रीकन रीजन में आता है अफ्रीका के। अब देखो यहाँ पे जो साउथ अफ्रीका तो एक देश भी है, साउथ अफ्रीकन या साउथ अफ्रीका एक रीजन भी आप कह सकते हैं। सदर्न अफ्रीका का एक देश है नामीबिया, और नामीबिया से ही हाल फिलहाल में 8 चीतों को हमने माइग्रेट कराया है और उनको हमने फिर कूनो नेशनल पार्क में फिर रिलीज़ किया है। दैट तो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, जिसको हम लोग कहते हैं चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। अब देखो कूनो नेशनल पार्क यहाँ पे है, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बिल्कुल बॉर्डर पे। यहाँ से जो चंबल नदी गुजरती है, इस साल के लिए ये वाला रीजन का मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चंबल नदी यहाँ से गुजरती है, कूनो नेशनल पार्क, ये सब इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी में मैपिंग में इंपॉर्टेंट है। मुद्दा यह है कि नामीबिया ने हमारी मदद की है चीता के रीइंट्रोडक्शन में हमारे देश के अंदर, जो 1952 से ही हमारे देश में एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। दूसरा मुद्दा है अबाउट साइट्स का फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज।
ये एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है जिसका मेन गोल है कि जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, ऐसे स्पीसीज़ जिनकी जनसंख्या कम होती जा रही है, जिनके सर्वाइवल पे खतरा है, उनके इंटरनेशनल ट्रेड को रोका जाए या उनके बॉडी पार्ट्स में होने वाले इंटरनेशनल ट्रेड को रोका जाए। दैट इज़ द मेन गोल ऑफ दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स। इसमें जो इंडेंजर्ड फ्लोरा या फौना, यानी कि जानवर हों या पेड़ पौधे हों, जो भी इस तरह के इंडेंजर्ड स्पीसीज़ हैं, उनके ट्रेड पे या उनके स्पेसिमेंस यानी कि उनके बॉडी से बने हुए जो चीज़ें हैं उनके ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस या रेगुलेशंस लगाया जाता है विथ हेल्प ऑफ दिस इंटरनेशनल कन्वेंशन जिसका नाम है साइट्स। दिस एग्रीमेंट वाज फाइनलाइज्ड इन 1975। इंडिया भी इसका मेंबर है। इंडिया ज्वाइंड दिस कन्वेंशन इन 1976 और आज तक इंडिया इसका एक मेंबर है। साइट्स का जो सेक्रेटेरिएट है दैट इज लोकेटेड इन जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अभी साइट्स के अंदर, इस कन्वेंशन के अंदर जितने भी स्पीसीज हैं फ्लोरा या फौना के, उनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, अपेंडिक्स 1, 2 एंड 3। अपेंडिक्स 1 में वो सारे स्पीसीज को डाले गए हैं या इनमें उन सारे स्पीसीज का नाम मेंशन किया गया है जिन पे सबसे ज़्यादा खतरा है, जिन पे सबसे ज़्यादा थ्रेट है एक्सटिंक्शन का, कि अगर उनके ट्रेड को नहीं रोका गया, उनके पॉपुलेशन को ठीक तरीके से कंजर्व नहीं किया गया तो इनकी पॉपुलेशन पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है। तो इसमें लगभग 1082 स्पीसीज़ हैं। गोरिल्ला, सी टर्टल, जाइंट पांडा जैसे स्पीसीज़ इसके अंदर हैं अपेंडिक्स 1 में। अपना 1 हॉर्न राइनो भी इसके अंदर है। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में वो सारे स्पीसीज़ हैं जिसको सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन दिया गया है। उनका या उनके बॉडी पार्ट्स से बने हुए स्पेसिमेंस का ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड कॉमर्शियल पर्पस के लिए नहीं हो सकता। अपेंडिक्स 1 में जो भी स्पीसीज मेंशन्ड हैं उनका ट्रेड इंटरनेशनल लेवल पे कॉमर्शियल पर्पसेस के लिए नहीं हो सकता। उनका ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरे जगह पे किया जा सकता है, बट फॉर साइंटिफिक रिसर्च और फॉर कंजर्वेशन प्रोसेस। फॉर एग्जांपल इस केस में आप देखिए, जैसे चीता को या नामीबिया से इंडिया लाया गया, इट इज अंडर साइट्स अपेंडिक्स 1, yet it has been transported because it has been done for conservation process, not for commercial purpose। साइट्स के अपेंडिक्स 2 में वो सारे स्पीसीज का नाम मेंशन्ड है जो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या जिन पे अभी उतना खतरा नहीं है, लेकिन उन पे अगर अभी उनको प्रोटेक्शन नहीं दिया गया तो उनकी पॉपुलेशन भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। तो वैसे स्पीसीज का नाम मेंशन किया गया है अपेंडिक्स 2 में। तो ऐसे स्पीसीज जो अपेंडिक्स 2 में हैं उन पे ट्रेड अलाउड है या उनके बॉडी पार्ट्स या स्पेसिमेन पे ट्रेड अलाउड है, बट ओनली आफ्टर गेटिंग एन ऑथोराइज्ड एक्सपोर्ट परमिट। ज़्यादातर स्पीसीज इसी में मेंशन्ड है। लगभग 37,000 स्पीसीज अपेंडिक्स 2 में है जिसमें ट्रेड हो सकता है, लेकिन ओनली ट्रेड फॉर कॉमर्शियल पर्पसेस हो सकता है, बट ओनली आफ्टर गेटिंग एन ऑथोराइज्ड एक्सपोर्ट परमिट। अपेंडिक्स 3 में वो सारे स्पीसीज मेंशन्ड हैं जिन पे वैसे तो कोई खतरा नहीं है, इसीलिए वो अपेंडिक्स 1 या अपेंडिक्स 2 में नहीं है, लेकिन कोई एक मेंबर कंट्री अगर रिक्वेस्ट करके कहता है कि हम चाहते हैं कि इस जानवर में ट्रेड ना किया जाए, इसके स्पेसिमेन में ट्रेड ना किया जाए, तो फिर उस स्पीसीज़ को, फ्लोरा फौना को अपेंडिक्स 3 में इंक्लूड किया जा सकता है। इसमें मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज़ हैं, बस 211 स्पीसीज़ हैं। कोई भी मेंबर कंट्री रिक्वेस्ट करके अपेंडिक्स 3 में किसी भी स्पीसीज़ का नाम मेंशन करा सकता है अगर उसको उस स्पीसीज़ के अंदर, उस देश को उस स्पीसीज़ के अंदर ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट कराना है। तो एक बात और समझ लीजिए, अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 में अगर स्पीसीज़ के नाम जोड़ने हैं या घटाने हैं, यानी कि अगर कोई भी बदलाव करना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग के थ्रू हो सकता है व्हेन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी इज कॉल्ड। तो ये हर कन्वेंशन के अंदर, कैसे हमारा जो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज है उसमें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाई जाती है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 26 बुलाई गई थी ग्लासगो में, अब 27 होने वाला है। आई थिंक इट इज़ टू बी हेल्ड इन इजिप्ट, विल सी। तो जैसे वहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाई जाती है, वैसे ही साइट्स में भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाई जाएगी और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ही अपेंडिक्स 1 और अपेंडिक्स 2 के स्पीसीज़ में बदलाव किए जा सकते हैं। लेकिन अपेंडिक्स 3 के स्पीसीज़ में बदलाव लाने के लिए कोई कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी बुलाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी देश अपने लेवल पे इसमें बदलाव ला सकता है यूनिलैटरल तरीके से, यानी कि हमें मन हुआ कि हम
एक किसी स्पीसीज़ का नाम डलवा दे, भारत देश या भारत की सरकार चाहती है कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मैं कह रहा हूँ गोट्स में ट्रेड ना हो या गोट्स के स्पेसिमेन में ट्रेड ना हो, तो भारत सरकार अपने लेवल पे यूनिलैटरल तरीके से उस स्पीसीज़ का नाम डलवा सकती है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए तीनों स्पीसीज़ के बारे में। अपेंडिक्स 1 में लगभग 1082 स्पीसीज़ हैं। ओवरऑल 3% स्पीसीज़ जो हैं अपेंडिक्स 1 में हैं। अपेंडिक्स 3 में 1% स्पीसीज़ हैं। 97% से भी ज़्यादा स्पीसीज़ जो हैं वो अपेंडिक्स 2 में हैं। अभी करंट न्यूज़ क्या है वो ज़रा समझते हैं। अभी तो एक बात हमने देखी कि नामीबिया ने हमारी मदद की है चीता देश में लाने के लिए। दूसरा हमने साइट्स के बारे में समझा। अभी न्यूज़ ये है कि नामीबिया इंडिया से हेल्प मांग रहा है कि साइट्स के अंदर कुछ बदलाव लाए जाए ताकि जो एलिफेंट्स के जो टस्क्स होते हैं या टस्क से मिलने वाला जो आइवरी है, आइवरी जो एलिफेंट टस्क जो होता है उस पर जो वाइट क्रीमी सब्सटेंस होता है उसको आइवरी कहते हैं। तो नामीबिया चाहता है कि साइट्स के नियमों में कुछ बदलाव लाए जाए जिससे ये आइवरी ट्रेड को प्रमोट किया जाए, और इसके लिए साइट्स के नियम में बदलाव लाने की ज़रूरत है। उसके लिए नामीबिया इंडिया का सपोर्ट मांग रहा है। आप देखो नामीबिया ऐसा क्यों चाहता है। नामीबिया एक अफ्रीकन कंट्री है और इकोनॉमिकली कोई बहुत वेल ऑफ कंट्री है नहीं, पुअर कंट्री है। नामीबिया के अंदर बहुत सारे एलिफेंट्स मिलते हैं, इस तरह के अफ्रीकन बुश एलिफेंट्स मिलते हैं। उनके टस्क बहुत लंबे होते हैं। अभी देखो ये ब्लू कलर से जो जो देश हमने यहाँ दिखाए हैं ये वैसे देश हैं जहाँ पे एलिफेंट्स की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो नामीबिया के अंदर भी बहुत सारे एलिफेंट्स हैं जिनके इस तरह के लंबे टस्क होते हैं। अब इसमें से कई सारे एलिफेंट्स नेचुरल तरीके से मर जाते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, तो उनके टस्क का इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी प्राइस हो सकता है। उससे टस्क से बनने वाली आइवरी का इंटरनेशनल मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्राइस हो सकता है, लेकिन साइट्स के कारण इसमें ट्रेड होता ही नहीं है। नामीबिया इसको बेच पाता ही नहीं है इंटरनेशनल मार्केट में। इस कारण से नामीबिया चाहता है कि साइट्स में बदलाव लाए जाए और आइवरी ट्रेड या टस्क ट्रेड अलाउ किया जाए, और उसके लिए इंडिया का वो सपोर्ट मांग रहा है। कह रहा है कि हमने तुम्हें चीता दिया है तो उसके बदले में इतना तो सपोर्ट करो, साइट्स में बदलाव लाने के लिए हमारी मदद करो ताकि आइवरी का ट्रेड हो सके। लेकिन इंडिया के लिए इस तरह का सपोर्ट कर पाना टेक्निकली संभव नहीं है, क्योंकि हमारे देश का एक कानून है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इस कानून में ही इस तरह के जितने भी आइटम्स हैं, एनिमल बॉडी आइटम्स इंक्लूडिंग आइवरी, उसमें साफ साफ लिखा है उसमें ट्रेड परमिटेड नहीं है। तो हमारे देश का खुद का कानून है ऐसा जो इस तरह के ट्रेड को परमिट नहीं करता है। तो हाउ कैन वी सपोर्ट नामीबिया एट द प्लेटफॉर्म ऑफ साइट्स टू हैव ट्रेड इन आइवरी। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट World Economic Outlook Report and this topic is important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। देखिए जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है ये इंटरनेशनल एजेंसी IMF पब्लिश करता है। IMF को हम लोग ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशन भी कहते हैं। IMF और वर्ल्ड बैंक को साथ में मिला करके हम लोग ब्रेटन वुड ट्विंस भी कहते हैं। तो IMF ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट साल में 2 बार पब्लिश करता है, अप्रैल महीने में और अक्टूबर महीने में। तो हाल फिलहाल में अक्टूबर महीने वाला वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF ने पब्लिश किया है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें IMF का अक्टूबर महीने का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, उसका अगर थीम देखें तो वो यही कह रहा है कि द वर्स्ट इज येट टू कम। मतलब IMF के इस रिपोर्ट के हिसाब से जो दुनिया भर में स्लो डाउन आए हैं, इकोनॉमिक स्लो डाउन आए हैं बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, अभी उससे दुनिया की इकोनॉमी रिकवर हुई नहीं है और अभी आने वाले टाइम में रिसेशन या डिप्रेशन आगे और आएगा। आर्थिक मंदी पूरे दुनिया भर में, वैश्विक आर्थिक मंदी या फिर ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आने वाले वक्त में और आज ज़्यादा आएगा। इसी को उन्होंने कहा है वर्स्ट इज़ येट टू कम। इस रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया की कम से कम 1/3 ऐसी इकोनॉमी या देश हैं जिनकी इकोनॉमी आने वाले साल में बढ़ने के बजाय घटेगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। दुनिया की जो 3 सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या यूरोपियन यूनियन या चाइना, उनकी इकोनॉमी स्टैगनेट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बढ़ेगी नहीं, हाँ, लेकिन बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं होगी। उसके अलावा दुनिया भर में जो कमोडिटीज़ हैं उसके प्राइस बहुत बढ़ेंगे। वर्ल्ड इज़ गोइंग टू फेस इन्फ्लेशनरी प्रेशर। एवरेज इन्फ्लेशन इज गोइंग टू बी समवेयर क्लोज टू 9 to 9.5% एज पर दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। तो इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया आने वाले साल में 2023-24 में
स्टैगफ्लेशन फेस करने वाली है। स्टैगफ्लेशन, आई होप यू ऑल नो, इज अ सिनेरियो वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ इज लो, इन्फ्लेशन इज हाई, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑल्सो हाई। तो इस तरह का कुछ प्रोजेक्शन है आईएमएफ के इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का। आने वाले साल में ग्रोथ रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे डिप करने वाला है। आप देखिए कोर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। अगर ओवरव्यू देखा जाए वर्ल्ड इकोनॉमीज़ का, तो ओवरऑल इकोनॉमी का, पूरी दुनिया का ग्रोथ रेट 2.7% के आसपास ही रहने वाला है, जबकि यूएस का अगले साल ग्रोथ रेट 1% के आसपास आ जाएगा, यूरोपियन यूनियन का 0.5%, चाइना का फिर भी ठीक ठाक रहेगा 4.4% के आसपास। इस पूरे पिक्चर में एक पॉजिटिव चीज़ें देखी जा सकती हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट फिर भी ठीक ठाक रहेगा 6.2% के आसपास एज पर दिस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट प्रोजेक्शन। तो इंडिया के लिए जो प्रोजेक्शंस हैं वो फिर भी थोड़े ठीक ठाक हैं कि इंडिया का ग्रोथ रेट ठीक ठाक रहेगा 6-6.5% के आसपास। इन्फ्लेशन भी थोड़ा कंट्रोल में रहेगा पूरी दुनिया की तुलना में, जैसे दुनिया भर में तो 9.5% का इन्फ्लेशन है, इंडिया का फिर भी ठीक ठाक रहेगा। अभी आज ही इन्फ्लेशन से रिलेटेड डेटा आया है जिसमें देखा गया है कि सितंबर महीने में इन्फ्लेशन 7.5% के आसपास था, तो उसको मैं कल न्यूज़पेपर एनालिसिस में कवर करूँगा। मतलब ये है कि हाल फिलहाल में इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशनरी प्रेशर काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है, लेकिन आईएमएफ के इस वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के हिसाब से आने वाले टाइम में ये इन्फ्लेशन कम होगा। लेकिन ग्रोथ रेट जो स्टार्टिंग में प्रोजेक्ट किया गया था आईएमएफ द्वारा भी, जो अप्रैल महीने में आईएमएफ ने रिपोर्ट पब्लिश की थी, या आरबीआई के भी प्रोजेक्शन के हिसाब से जो ग्रोथ रेट था स्टार्टिंग में, वो अब उतना नहीं हो पाएगा। आने वाले टाइम में हमारा ग्रोथ रेट कम होने वाला है। तो ये एक मैटर ऑफ कंसर्न है, क्योंकि देखो पैंडेमिक के टाइम में हमारे देश में लगभग 5.6 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। पॉवर्टी लाइन एज पर वर्ल्ड बैंक के हिसाब से पॉवर्टी लाइन है $1.9 पर डे। तो एक इंसान जो $1.9 पर डे से कम कमाता है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो लगभग 5.5 करोड़ लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए एज पर दिस स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडेमिक टाइम। और ऐसे हालात में वापस से प्री पैंडेमिक लेवल पे पहुंचने के लिए आज फॉर आज पॉवर्टी या नंबर ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज कंसर्न, हमको कम से कम 8% के आसपास का ग्रोथ रेट चाहिए था, लेकिन हम लोग उस रेट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। हमारा भी ग्रोथ रेट काफ़ी कम हो गया, लगभग 6% के आसपास हो गया। तो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। ये बात अच्छी है कि दुनिया के बाकी इकोनॉमीज़ की तुलना में हम फिर भी बेटर प्लेस्ड हैं, लेकिन जो गरीबी या जो नुकसान हो गया हमें ड्यू टू द पैंडेमिक, उसको रिकवर करने में अभी हमें और ज़्यादा फास्टर पेस ऑफ ग्रोथ चाहिए। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट PM Divine scheme and this topic is important from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view। PM Divine का फुल फॉर्म है प्राइम मिनिस्टर्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये जो स्कीम है दैट वाज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स ड्यूरिंग बजट 2022-23। तो किसने मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया ये भी भूल जाइए, लेकिन कम से कम इतना याद रखिए कि ये जो PM डिवाइन स्कीम है इस साल के बजट में 2022-23 के बजट में अनाउंस किया गया था, जिसका मेन गोल है PM डिवाइन का, नाम से ही आप देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। तो ऑब्जेक्टिव जैसा कि मैंने आपको बताया इज टू इम्प्लीमेंट और डेवलप इंफ्रास्ट्रक्चर इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। और इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि हमारे यहाँ के यूथ के लिए ज़्यादा ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। अभी बेहतर रोड होंगे, रेलवे होंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ या लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। उसके अलावा जो नॉर्थ ईस्ट और बाकी रेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया के बीच में जो डेवलपमेंटल गैप है उसको फिल करना ही मेन गोल है PM डिवाइन स्कीम का। PM डिवाइन स्कीम को इम्प्लीमेंट करने वाली एजेंसी है नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, जिसके बारे में हाल फिलहाल में मैंने आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस में बताया। अर्लियर इसमें एलोकेशन 1,500 करोड़ यानी 1,500 करोड़ का दिया गया था। प्रोजेक्ट सिलेक्शन विल बी डन एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द स्टेट्स। अभी करंट न्यूज़ ये है कि स्टार्टिंग में तो इसके लिए एलोकेशन 1,500 करोड़ दिया गया था, लेकिन नाउ बजटरी एलोकेशन अंडर PM डिवाइन स्कीम हैज़ बीन इंक्रीज्ड अप टू 6,600 करोड़ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट इन नॉर्थ ईस्ट। तो ये बात याद रखिएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी भी सवाल आ जाए, टूरिज्म पे सवाल आ जाए तो PM डिवाइन स्कीम को आपको लिखना है। ये जो PM डिवाइन स्कीम है ये 100%
सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग से आता है, इसमें कोई स्टेट गवर्नमेंट्स का फंडिंग नहीं है। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। मानेसर एंटी टेरर एक्सरसाइज 2022 इज एसोसिएटेड विथ SCO, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन. Denisovans is an early human species. That's all from our side for today. Thanks for watching.